हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संज्ञा के अंतर्गत हम किन शब्दों को रख सकते हैं। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सभी के अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं जिससे कि हमें उनकी पहचान हो सके और हम उन्हें उनके नाम से पुकार सकें। तो वास्तव में हम ये समझ सकते हैं कि जो नाम होता है वही संज्ञा है। परिभाषा के रूप में देखें तो हमने यहाँ लिखा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात कोई भी नाम, किसी प्राणी का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, या जो भाव मनुष्य के अंतर्गत मनुष्य के मन में पाए जाते हैं उनका नाम हो, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि किसी प्राणी का नाम दिया है तो हमने ये प्राणियों में जानवर भी आ सकते हैं और मनुष्य भी आ सकते हैं। तो मैंने ये नाम लिखे हैं राम और अनिल। ये नाम है तो पर्टिकुलर हम राम को राम के लिए ही यूज़ करेंगे, अन्य किसी के लिए नहीं कर सकते, या अनिल को अनिल के लिए ही यूज़ करेंगे। तो ये व्यक्ति का नाम है इसलिए ये संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी और नाम हो सकते हैं जैसे श्याम, शिखा, प्रभा, आभा, इस तरह से और भी नाम जो हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ऐसे पक्षियों के या जानवरों के नाम जैसे मोर, शेर, ये सभी जो है नाम, कोई भी नाम हो किसी भी प्राणी का वो संज्ञा में आएगा। इसके बाद बताया है वस्तु का नाम। वस्तुएं, जो भी वस्तुएं होती हैं, मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण दिए, मेज, अनार, किताब। इसके अलावा भी और नाम हो सकते हैं जैसे कि कुर्सी, सेब, पेन, पेंसिल, अखबार या और भी मोबाइल। कोई भी वस्तु है वो संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसके बाद स्थान का नाम। कोई भी स्थान, ये हमने स्थान लिए हैं रामपुर, कुतुब खाना बरेली, मेरठ, दिल्ली। इसके अतिरिक्त आगरा, कानपुर, बहराइच, फिरोज़ाबाद, कोई भी नाम स्थानों के वो संज्ञा के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। अब आते हैं बुढ़ापा, लालच और वीरता। ये 3 मैंने भाव लिखे हैं। मनुष्य के मन में जो भी भाव होते हैं या उसके जो गुण होते हैं वो भी संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस तरह से संज्ञा की जो ये परिभाषा है, किसी प्राणी तो ये प्राणियों के नाम के उदाहरण हैं, वस्तु ये वस्तुओं के नाम के उदाहरण लिखे हैं, स्थान ये स्थानों के नाम है, या भाव ये भाव के नाम है। तो कोई भी नाम जो है वो संज्ञा हो सकता है। तो ये हमारी संज्ञा है। इसको हम इस तरह से परिभाषित भी करते हैं और समझ भी सकते हैं कि कौन कौन से शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है संज्ञा के भेद। तो मुख्यतः संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के मैंने लिखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार इसमें लिखे हैं। वैसे मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बाद में इंग्लिश भाषा का प्रयोग ज़्यादा होने के कारण उससे लेकर के ये 2 द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा हमारे और जोड़ दिए गए, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 प्रकार की ये संज्ञा हम लोग सीखेंगे। तो अब आता है, सबका अलग अलग क्लैरिफिकेशन किया है मैंने। तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति संज्ञा हो सकता है वैसे तो, लेकिन अगर कोई विशेष नाम लिया जाता है, जैसे महात्मा गांधी हमने कहा, सचिन तेंदुलकर कहा, या नरेंद्र मोदी कहा, या राम कहा, तो ये जो नाम हमने स्पेशली लिया किसी का, तो उससे हमें उस व्यक्ति का चेहरा एकदम से सामने आ जाता है कि स्पेशली ये एक ही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है। महात्मा गांधी अगर हम कहेंगे, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, तो महात्मा गांधी जो है वो संज्ञा के अंतर्गत आया और तुरंत महात्मा गांधी विशेष रूप से उनका ही ध्यान आ जाता है। तो एक विशेष व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, वो शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है।
और विशेष वस्तु। वस्तुएं तो बहुत सी होती हैं। अगर हम बर्तन कहते हैं तो वो बर्तन, बहुत सारे बर्तनों का बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि चम्मच ले आओ तो वो चम्मच पता लग रही है अलग से कि एक चम्मच के लिए स्पेशली हमने कहा है, तो वो एक विशेष वस्तु के लिए उसका अलग नाम है। ऐसे गीता पुस्तक, अगर मैं कहूँ कि गीता पुस्तक हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है तो उसमें एक गीता जो किताब है उसका ही बोध हो रहा है। अगर धार्मिक पुस्तकों के नाम से अगर देखा जाए तो महाभारत भी आ जाती है और भी किताबें आ जाएंगी, लेकिन गीता के नाम से केवल स्पेशली उसी गीता का ध्यान आता है। तो विशेष वस्तु जो होती है उसका ही अलग से ज्ञान होता है, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। टाटा चाय, तो चाय के और भी ब्रांड आ सकते हैं, लेकिन टाटा अगर कहा है तो अलग से विशेष रूप से उसका ज्ञान कराया जा रहा है। काला पेन, मारुति कार, या इसी तरह से और भी विशेष वस्तुएं जिससे कि अलग से पता लगे कि ये इसी वस्तु के लिए कहा गया है। विशेष स्थान, किसी भी स्थान विशेष का बोध अगर होता है नाम से तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल आगरा में है तो ताजमहल जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो विशेष रूप से केवल उसी मीनार के लिए कहा जा रहा है जो कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। हवा महल उसी के लिए, उसी इमारत के लिए आ रहा है जो जयपुर में स्थित हवा महल है। तो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का जो बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला जो भेद है संज्ञा का वो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसको परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो जिस शब्द से एक जाति या प्रकार के सभी प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कक्षा के विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों में काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, उसमें सुरेश, दिनेश, प्रिया, आभा या कोई और भी नाम हो सकता है। तो काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं, तो एक जाति पढ़ने वाले बच्चों की उसका पूरा बोध हो रहा है विद्यार्थी से, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पक्षी अगर हम कहते हैं तो कई पक्षियों का बोध होता है, मोर, तोता, मैना, कोयल, जैसे मैंने यहाँ पर ये नाम लिखे हैं तो ये सभी पक्षी और भी पक्षी हैं जो वो सभी पक्षी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो एक समूह के लिए कहा जा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नदियाँ, कई सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ के अंतर्गत आ जाएंगी। किसी स्पेशली एक नदी का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम केवल गंगा नदी का नाम लेते तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं नदियाँ तो उसमें और भी नदियाँ आ जा रही हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब आता है अगला पहाड़। पहाड़ के अंतर्गत एक पहाड़ का बोध नहीं हो रहा है, कोई भी पहाड़ हो सकता है, जैसे हिमालय, आल्पस है या और भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो पहाड़ के अंतर्गत और भी पहाड़ आ रहे हैं, केवल एक पहाड़ की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो एक समूह का बोध कराती है, केवल एक व्यक्ति का बोध नहीं कराती है। इस तरह से हमारे संज्ञा के दो भेद क्लियर हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा किसी गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य के मन में अनेक तरह के गुण होते हैंगे, तो उन गुणों को, उसकी भावनाएं जो होती हैं उनको, या उसकी अवस्था या दशा जो होती है मनुष्य के मन की, उसको भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं और वो दशाएं हम भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं। जैसे कि क्या है, ईमानदारी और सच्चाई। क्या है, मनुष्य का एक गुण है ईमानदारी और सच्चाई, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। या उत्साह, शांति और सादगी, ये क्या है, भावनाएं हैं, तो ये भी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, भाववाचक संज्ञा में आती हैं। बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है, अवस्था है, मनुष्य की अवस्था है बचपन और बुढ़ापा, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। जो शब्द किसी द्रव्य या धातु का ज्ञान कराते हैं उनको द्रव्यवाचक
संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, इनकी कोई भी काउंटिंग नहीं हो सकती है, ये नाप या तोल करके इनको लिया दिया जाता है। जैसे तेल है, घी है, दूध है, पानी है, ये सभी जो है अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैंगे, तो ये नाप करके दिए जाते हैं, तो इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सोना, चांदी, कोयला, ये क्या है? धातुएं हैं, ये हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अगला 5वां है समुदायवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन या समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वैसे ये प्रकार जातिवाचक संज्ञा से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो इस तरह से है, जैसे भेड़ों का एक झुंड इधर आ रहा है, तो वो झुंड क्या है? भेड़ों का, थोड़ी सी भेड़ों का झुंड है। अगर भेड़, बहुत सारी भेड़ें आ जाएंगी उसके अंतर्गत, लेकिन थोड़ा सा झुंड, कुछ भेड़ें है ना, वो इधर आ रही हैं, तो इसमें झुंड शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चाबियों का गुच्छा है, उसमें गुच्छा में कई सारे अंगूर एक साथ इंक्लूड है, तो वो क्या है? एक समूह है अंगूर का। या चाबियों का गुच्छा, वो चाबियों का एक समूह है। कुछ चाबियां एक गुच्छे में इकट्ठा रख दी जाती हैं, इकट्ठा कलेक्ट कर ली जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब प्रबंध समिति के सदस्य, ये क्या कहलाते हैं? कुछ सदस्यों को किसी चीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए या प्रबंध करने के लिए एक ग्रुप में रख लिया जाता है, वो प्रबंध समिति के सदस्य। तो कुछ लोग, कुछ मेंबर्स बन गए उसके, तो वो क्या कहलाते हैं? एक समूह हो जाता है प्रबंध समिति, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो इस तरह से संज्ञा और उसके भेद के बारे में आपने इस वीडियो में सीखा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।